Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 11th August 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. But before we go on to understand what is the articles for the day, कल का जो दिन था, क्योंकि कल हमने डेली न्यूज एनालिसिस अपलोड नहीं किया था, सो 10th अगस्त ओके, इस दिन में क्या मनाते हैं ये हम देखेंगे. सो इट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज बायोफ्यूल डे. ना भी बायोफ्यूल्स होते क्या है? बायोफ्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम बायोमास, यानी कि कोई ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करें, कुछ क्रॉप के रेसिड्यूज की बात करते हैं, जैसे कि शुगर केन के जो मोलासेस हैं, या अगर हम कुछ एनिमल वेस्ट की बात करते हैं, डंग की, मैन्योर की बात करते हैं, तो उससे जब फ्यूल्स बन जाते हैं उसको हम बोलते हैं बायोफ्यूल्स. सो आपने सुना होगा बायोडीजल, राइट? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बायोगैस. तो ये अलग अलग फॉर्म्स होते हैं बायोफ्यूल्स के. सो that day celebrated as August 10th. Now why did they select August 10th as World Biofuel Day? इसका भी एक रीजन है, बिकॉज 1893 में आविष्कार हुआ था of biofuels या डीजल का, डीजल इंजन का, and that was done by Sir Rudolph Diesel. तो इसीलिए हम डीजल बोलते हैं. Now if you talk about Sir Rudolph Diesel in 1893 on 10th August, इन्होंने पीनट ऑयल से, ठीक है, सो पीनट ऑयल से उन्होंने डीजल मतलब इंजन चलाया था, and that is why we know कि yes, प्लांट्स या वेजिटेबल ऑयल से हम देखते हैं कैसे बायोफ्यूल्स पैदा होते हैं. Now when you talk about biofuels, we also see they are much better than other fossil fuels. Now how is it better than other fossil fuels, like we talk about petrol या in general अगर डीजल की बात करें, because they are more sustainable, decomposable, and they are less harmful to the environment as compared to other fossil fuels. तो इसीलिए biofuels are better alternatives. So August 10th को हम क्या करते हैं? We create an awareness regarding the importance of non-fossil fuels, यानी कि biofuels as an alternative source of energy. That is why we celebrate this date. Now, apart from World Biofuel Day, there's one more day we celebrate on August 10th, and that takes me to my first article of today, which is with regard to World Lion Day. ठीक है, तो वर्ल्ड लायन डे के सेलिब्रेशंस हुए थे कल, और ये था तिमड़ी विलेज विच इज इन बारदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जो है गुजरात में. इनके चीफ गेस्ट थे हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर, जो है भूपेंद्र यादव. Okay, now according to this we'll understand key facts about Asiatic lions. तो Asiatic lions की बात करें, we had the first lion survey that happened this year in 2025, और total लायंस कितने हैं इंडिया में? वी गॉट अबाउट 891 लायंस. लास्ट सेंसस हुआ था 5 साल पहले, और तभी थे लायंस 674. सो नाउ दे हैव इंक्रीज्ड. Now we understand जो lions है, they are only found in a certain region in India, and which is that place? It is Gir region of Gujarat. ठीक है, तो ये जो lions यहाँ पे मिलते हैं, these are Asiatic lions where you don't find anywhere other than Gir region of Gujarat. फर्दर यहाँ पे दूसरा उनके लिए हैबिटेट या घर बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द बारदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जो कि गुजरात में ही है. यहाँ पे भूपेंद्र यादव जी, हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्टर हु वाज द चीफ गेस्ट, इन्होंने यहाँ पे प्रेस किया है एक कम्युनिटी को जो एग्जिस्ट करती है विद द वाइल्ड लाइफ. सो देयर इज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस. यूजुअली हमने कभी भी सुना है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, राइट? तो ये एक डिफरेंस है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ कम्युनिटी कॉल्ड एज मलधारी पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी. ओके, जो चराती है, पैस्टोरल, राइट? सो दैट कम्युनिटी को प्रेस किया है, so they can remember, they can ask you which is a community that is known for coexisting with the wildlife, and the answer is Maldhari. Now let's understand some key facts also कि इंडिया में तो हम एशियाटिक लायंस देखते हैं, बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायंस व्हेन वी टॉक अबाउट. एक है एशियाटिक, जो एशिया में है या गुजरात में है, एंड द सेकंड टाइप इज द अफ्रीकन लायंस, ओके, दैट यू फाइंड इन द सवानास, दैट यू फाइंड इन अफ्रीका. तो इन दोनों के डिफरेंस हम देखते हैं जल्दी से. सो एशियाटिक लायंस इज कॉल्ड एज पैंथेरा लियो पर्सिका, व्हेयरएज यहाँ पे द अफ्रीकन लायंस आर कॉल्ड द पैंथेरा लियो मेलानोचाइटा.
ओके जो एशियाटिक या जो इंडिया में जो लायंस है, दे आर जनरली अ लिटिल स्मॉलर देन द अफ्रीकन लायंस. उनके जो बाल है, द मेन दैट यू फाइंड, इट इज शॉर्टर एंड इट्स लेस डेवलप्ड, वेयरएज अफ्रीकन का जो लायन जो हम देखते हैं, दे आर मोर फुलर डेंस दैट वी टॉक अबाउट. तो अगर आपने मूवीज में देखा होगा, ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट द लायन किंग, ओके, सो दोज आर अफ्रीकन लायंस व्हिच दे हैव अ लॉट ऑफ मेन एंड ऑल. ओके, जो मेल्स हैं दे स्टे विद द प्राइड इन केस ऑफ एशियाटिक, वो झुंड में मिलते हैं, व्हेयरएज हियर दे लीव द प्राइड अनलेस जब वो मेट करते हैं और दे आर किलिंग, ओके, ओनली देन विल दे स्टे विद द ग्रुप ऑफ lions. Where do you find the Asiatic lions? Firstly, they are only found in India in the Gir region and in the dry deciduous forest. Whereas African lions आपको मिलता है savannas में और in the shrublands deserts. So as I said, Gir Gujarat, whereas यहाँ पे sub-Saharan African region में you find the African. Now very important thing is the IUCN status. IUCN vulnerable है दोनों एशियन और अफ्रीकन का. In fact, अगर हम एशियन की बात करें, इट वॉज फॉलोइंग इन एंडेंजर्ड, ठीक है, बट 2008 से इट वॉज इन एंडेंजर्ड, बट दे हैव शिफ्टेड नाउ बिकॉज अभी नंबर बढ़ रहा है, सो नाउ दे हैव मेड इट टू vulnerable. Is that clear? Now let's understand what are the other initiatives जहां पे हमने लायन को कंजर्व किया है. So again, like we have the International Big Cat Alliance, जिसका हेडक्वार्टर्स इंडिया में ही है. फर्दर हम देखते हैं कि 5 out of 7 species इंडिया में you find it, whereas 2 species like jaguar and puma, ये सिर्फ लैटिन अमेरिका में they are found. Other initiatives that we talk about given by India is Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, International Solar Alliance, Project Lion, Project Tiger, Elephant. तो ये बस introduce किया था आर्टिकल में, so that's how I've mentioned it. Further, tiger reserves. इंडिया में कितने tiger reserves हैं? The answer is 58. Okay, तो 58th tiger, the recent tiger reserve was Madhav Tiger Reserve. ओके, जो है मध्य प्रदेश में. और कितने नेशनल पार्क्स है? द आंसर इज 107. और जो लेटेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज सिमलीपाल. और सिमलीपाल कहां पे है? सिमलीपाल इज इन ओडिशा. तो आपको ये फैक्ट्स पता होने चाहिए. कमिंग टू अंडरस्टैंड स्नो लेपर्ड्स दैट यू यूजुअली फाइंड इन द हिमालयन रीजन, तो यहाँ पे द पॉपुलेशन इज करंटली स्टैंडिंग एट 714. चीतास की भी बात करें, यस वी हैव फाउंड चीतास एज वेल. नाउ ऑल्दो एशियाटिक चीतास नहीं है इंडिया में, दे आर ओनली फाउंड इन ईरान, पर हमारे इंडिया में जो चीतास हैं वो अफ्रीकन चीतास हैं that we have taken from Namibia, South Africa as well as Botswana. So abhi I think around 26 cheetahs are found in India under the cheetah reintroduction project. Now यहाँ पे आपके लिए 2 questions जो हमने already discuss किया था in the Wildlife Day. Okay, so that was celebrated on March 3rd, Wildlife Day. तो उसमें 2 चीजें मैंने बताई थी, मार्च में सेलिब्रेट किया था. Let me see if you remember that. Okay, so यहाँ पे है Center of Excellence for Human Wildlife Conflict. एक सेंटर एस्टैब्लिश किया. कहां पे एस्टैब्लिश किया ये आपको मुझे बताना है. द सेकंड फैक्ट दे हैव टू टेल मी इज नेशनल रेफरल सेंटर. अभी ये क्या है नेशनल रेफरल सेंटर? जो एनिमल्स को डिजीजेस होते हैं तो उसके स्टडी के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए एक सेंटर बनाया है कॉल्ड एज द नेशनल रेफरल सेंटर. ये कहां पे, ये भी आपको मुझे बताना है. तो 2 अलग अलग जगह है जहां पे ये 2 सेंटर्स हैं. दोनों के आंसर्स आई वांट इन द कमेंट सेक्शन. इज दैट राइट? नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है तेलंगाना का कलेश्वरम प्रोजेक्ट. क्या है इसके बारे में देखते हैं, न्यूज में क्यों है ये भी देखते हैं. फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कॉल्ड एज द KLIP. Which state do you find it? As we see, तेलंगाना में है. Okay, and कौन से रिवर पे ये प्रोजेक्ट है? The answer is गोदावरी रिवर. So it's a multi-purpose इरिगेशन प्रोजेक्ट. मल्टीपर्पज मतलब इसके अलग अलग यूजेस हैं. जैसे कि इरिगेशन के लिए है TMC फीट. व्हाट इज TMC फीट? 1000 मिलियन क्यूबिक फीट. ओके, तो इतना पानी इरिगेशन के लिए जाएगा. फिर 30 TMC विल गो फॉर ड्रिंकिंग वाटर टू हैदराबाद.
कुछ पानी यानी 16 TMC feet will go to industrial or miscellaneous use and some will also go to villages 10. ओके, सो यहाँ पे डेटा ये वाला याद रखना नेसेसरी नहीं है, बट यहाँ पे बस एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोजेक्ट. इसको कहा जाता है एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट multi-state lift irrigation project. Okay, so they can ask you which is the world's largest multi-state lift irrigation project. The answer is KLIP, that is Kaleshwaram Lift Irrigation Project. तो कौन सी रिवर पे किया था? गोदावरी, बट इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स इन फैक्ट, प्रनाहिता एंड गोदावरी. ओके, प्रनाहिता एंड गोदावरी 1800 किलोमीटर. इनफैक्ट इसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट भी है काफी ज्यादा है. अर्लियर इट वाज सेट 70,000 करोड़ का है ये, बट इसको इंक्रीज किया था टू 1 लाख करोड़. सो दैट इज हाउ बिग दिस प्रोजेक्ट इज. यहाँ पे बैरेजेस या बांध भी बनाए थे. ओके, जैसे कि रामाडुगु में, मेडीगड्डा, सुंदीला, अनाराम, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी बनाए हैं इन 4 जगह पे. नाउ व्हाई इज दिस इन न्यूज? बिकॉज यहाँ पे कुछ कंसर्न्स हैं, चैलेंजेस हैं, कंट्रोवर्सीज हैं जो हम देखेंगे. सो हियर वी सी दैट फर्स्टली साइट चेंज किया था, ओके, शिफ्ट किया था फ्रॉम वेयर टू वेयर. सो अर्लियर द साइट which was Tumi Dihati, इसको शिफ्ट किया था to Medigada. Now, why was it shifted from the original site to Medigada? ये अभी तक it's not revealed, because if you see official एक reason दिया था कि तुमीगदा में पानी की कमी है. बट इफ यू सी अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल वाटर कमीशन, इन्होंने कहा कि 200 TMC से ज्यादा पानी है. सो इंक्वायरी जब ने बताया था इट इज द वाटर सफिशिएंट. सो अगेन दैट वाज अ बिग कंट्रोवर्सी एज टू व्हाई द project was shifted. Second aspect is आधा काम स्टार्ट भी किया था, आधा मतलब 30% of the work was started. ठीक है, so again that led to abandoning of the works. पैसे खर्च हुए, कितने पैसे खर्च हुए देखो, 11,000 crore of money, which is quite a bit, right? तो यहाँ पे allegations ये भी है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर तुम बना रहे हो, okay, they are on परमिएबल फाउंडेशंस, मतलब इनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि डैमेज का रिस्क हो सकता है. So these are the problems and that's why it's in the news. Okay, then यहाँ पे ऐसे भी कहा गया कि जो चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के, okay, that's रेवनाथ रेड्डी, right? यहाँ पे अप्रूवल के बिना यहाँ पे काम हुआ था. Okay, so that is what again is a problem. Structural issues भी है, जैसे कि सुंदीला barrage that had sunk, then अनाराम सुंदीला डेवलप cracks भी है. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इनस्टेबल है, ये भी यहाँ पे देख रहे हैं. So now the inquiry is set up. यहाँ पे अपॉइंट किया है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष. Now Justice Pinaki Chandra Ghosh is also the first dash of India. ये आपको fill in the blank करना है. What role or why is he the first dash? क्या है ये fill in the blank करना है आपको comment section में. तो इंक्वायरी यहाँ पे सेटअप की है, 15-month इंक्वायरी, एंड यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट किया गया है 31st, एंड वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग द सेम इन द लेजिस्लेचर. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा विद रिगार्ड टू द कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, एंड नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है द न्यू रूल्स ऑन द केमिकली कंटैमिनेटेड साइट्स. सो व्हाट इज इट ऑल अबाउट? लेट्स अंडरस्टैंड. कुछ नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, एंड द नेम ऑफ दीज रूल्स आर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटैमिनेटेड साइट रूल्स 2025. ये नोटिफाई किया गया है बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, अंडर which act? So the rules are come under an act called as the Environment Protection Act. When was the Environment Protection Act enacted? It was in 1986. तो इस एक्ट के अंदर you have some rules that are given. Now why have they given the rules? Purpose क्या है? Purpose ये है कि identify करना है and address करना है कुछ केमिकल कंटैमिनेशन साइट्स, कुछ साइट्स जो कंटैमिनेट हुए हैं which pose a risk to environment and to health. इसीलिए ये रूल्स एस्टैब्लिश किए और लीगल फ्रेमवर्क देने के लिए. So currently we see India did not have, or India had many sites, but we did not have a proper legal process, okay, especially for remediation. Remediation का मतलब क्या है? जो process है to reverse
और टू स्टॉप अ डैमेज, उसको रेमिडिएशन कहते हैं. सो वी नेवर हैड एनीथिंग टू रिवर्स और टू स्टॉप एनी डैमेज ऑफ एनी कंटैमिनेटेड साइट. तो अभी ये पहले हमको रूल्स मिले हैं. तो इसके बारे में जल्दी से देखते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंटैमिनेटेड साइट? तो अकॉर्डिंग टू द CPCB, व्हाट इज CPCB? द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ओके, जो बना था 1974 में. नाउ अगेन अ क्वेश्चन टू यू, कौन से एक्ट से बना था? जैसे कि ये जो रूल्स है इस एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से बना है. CPCB कौन से एक्ट से बना है? नाउ आई हैव डिस्कस्ड दिस वेरी रिसेंटली इन वन ऑफ माय डेली न्यूज एनालिसिस, आई थिंक प्रॉब्ली लास्ट वीक. तो आपको ये मुझे बताना है क्योंकि ये न्यूज में था. नाउ What are the contaminated sites? जो sites hazardous या other waste से dump हुए हैं, okay? So those sites जैसे कि वो contaminate कर रहे हैं soil को या पानी को या water को, okay? अलग अलग चीज ये contaminate कर रहे हैं जिसके कारण risks हो सकते हैं to the environment or to the health. So यहाँ पे आप usual example जैसे कि जो dump yards होते हैं, जो waste, okay? जैसे dumps होते हैं, landfills होते हैं या waste storage sites होते हैं, इन sites are called as contaminated sites. Okay, now what are the causes that they have created this contaminated sites? Contaminated sites कैसे हुए? The reason is either ये जो hazardous waste regulations आने से पहले ये sites बने हैं, तो जिसके कारण कुछ यहाँ पे एक्शन नहीं लिया था. द सेकेंड रीजन कुड बी कि जो पोल्यूटर जो पोल्यूशन किया है अभी वो ऑपरेशन सब शट किए हैं, तो मतलब उसने बस कलेक्ट किया है अभी, बिकॉज दैट कंपनी इज नॉट देयर या द ऑपरेशंस आर नॉट देयर, अभी उसने क्लीन अप नहीं किया या वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है टू क्लीन इट अप. सो उसके वजह से ऐसे कंटैमिनेटेड साइट्स जगह जगह हुए हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा दैट वी हैव, हमने आइडेंटिफाई किए 103 sites all over India. Okay? And अभी तक जो रेमेडियल ऑपरेशन है, यानी कि जो स्टॉप करना है या रिवर्स करना है, वो सिर्फ 7 साइट के लिए किया है. इमेजिन 103 साइट्स विच आर कंटैमिनेटेड एंड ओनली 7 साइट्स में हमने एक्शन लिया है. सो दैट इज व्हाई इट वाज नेसेसरी, दिस वाज लाइक द नीड ऑफ द आवर टू गिव सर्टेन रेगुलेशन. नाउ we'll also see the process. के process देखते हैं पहले कि क्या होगा, how does these rules work. तो rules में process बताया कि पहले रिपोर्ट करना है, ओके, रिपोर्टिंग होता है. सो दैट इज बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ओके. तो जो IAS ऑफिसर्स होते हैं ये एक हाफ ईयरली रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है. जो जो कंटैमिनेटेड साइट्स है ये रिपोर्ट करते हैं कि एक इनके पास लिस्ट है कि कौन से रीजन्स में कंटैमिनेटेड साइट्स हैं. उसके बाद वी हैव द स्टेट, हर स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, ये क्या करेंगे, ये असेस करेंगे, देख रेख करेंगे कि कैसा ये साइट है, किसमें यहाँ पे कितना डैमेज है, ये सब ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेंगे और 90 दिन के अंदर यानी कि 3 महीने के अंदर पूरा ये लिस्ट रिपोर्ट जनरेट करेंगे उस साइट का. उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होगा, सर्वे होगा और ये थोड़ा और डिटेल सर्वे होगा टू चेक कि क्या ये साइट एक्चुअल में कंटैमिनेटेड है या नहीं, ओके. और वो चेक भी करेंगे, मतलब वो एक्चुअल में यहाँ पे लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे और वो चेक करेंगे कि कौन से हजार्डियस केमिकल्स यहाँ पे है. सो ऐसे 189 केमिकल्स को चेक करते हैं जो दिया गया है अंडर द 2016 हजार्डियस एंड अदर वेस्ट रूल्स. एक बार तुमने टेस्टिंग किया, अगर मान लो कि कंटैमिनेशन बहुत ज्यादा है, मतलब नॉर्मल लेवल से कहीं ज्यादा तुम्हारा कंटैमिनेशन है, तो क्या करेंगे, तो एक पब्लिसाइज करेंगे इस लोकेशन को. पब्लिसाइज करने के बाद एक्सेस बंद करेंगे, मतलब दे विल नॉट अलाउ एनीबडी टू एंटर बिकॉज कंटैमिनेशन बहुत ज्यादा है, सो दे विल नॉट अलाउ पीपल टू एंटर दैट साइट. एंड थर्डली एक प्लान बनाएंगे कि कैसे इसको स्टॉप कर सके या इसको बंद कर सकते या कम कर सकते इसका कंटैमिनेशन. दैट इज व्हाट दे डू. नेक्स्ट इज दे आर गोइंग टू फाइंड कि ये किसने किया है ना, वो भी नेसेसरी है कि कौन इसका जिम्मेदार है ये साइट को कंटैमिनेट करने का. सो हियर यू हैव द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो 90 डेज के पास उनके पास 90 डेज है टू आइडेंटिफाई कि ये पोल्यूशन किसने किया, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको आइडेंटिफाई करना, ओके. एंड
कौन भरपाई करेगा इसके रेमिडिएशन प्रोसेस का? जिसने गंदा किया है। तो पोल्यूटर्स पेस प्रिंसिपल के एस्पेक्ट में हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबल पार्टीज यहाँ पे रेमिडिएशन कॉस्ट लिए। मान लो कि ये पॉसिबल नहीं है, मतलब वो बैंकरप्ट है, मर गया, जो भी है, ओके, इज नॉट अवेलेबल टू पे बैक, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर सेंटर और स्टेट, ठीक है, दोनों यहाँ पे फंड करेंगे टू क्लीन दिस अप। ओके, तो किसी ना किसी पे यहाँ पे बोझ डालना ही है, तो अकॉर्डिंगली दे विल पे। फर्दर क्रिमिनल लाइबिलिटी भी हो सकती है इन दिस केस। ओके, इफ अगर लॉस हुआ है लाइफ का, या कुछ डैमेज हुआ है, कोई अफेक्ट हो गया है, तो अंडर द आईपीसी, अभी हम कहते हैं भारतीय न्याय संहिता, अंडर दीज एक्ट्स और रूल्स, यहाँ पे पनिशमेंट्स भी दिया जा सकता है। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑल्सो, जो रिस्पॉन्सिबल है इस कंटेमिनेशन के लिए। नाउ रिमेंबर सर्टेन थिंग्स, 2010 में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ओके, नाउ दिस इज टू क्रिएट अ प्रॉपर प्रोग्राम फॉर रेमिडिएशन। तो ये 2010 से स्टार्ट हुआ है, बट टुडे वी आर सीइंग सर्टेन रूल्स। कुछ यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, जैसे कि रेडियो एक्टिव वेस्ट, माइनिंग ऑपरेशंस, मरीन पोल्यूशन बाय ऑयल या सॉलिड वेस्ट, बिकॉज ये दूसरे लॉज के अंदर वो देखते हैं, तो ये वाले एग्जेम्प्टेड हैं हमारे रूल से। Okay, now there is one gap or there is one such drawback under these rules कि यहाँ पे कुछ टाइमलाइन नहीं दिया है। रेमिडिएशन होगा, चलो ठीक है, हमने ये देखा है कि रेमिडिएशन प्लान होगा, कैसे स्टॉप करेंगे, बंद करेंगे, ये दिया है, बट कितना टाइम दिया जाएगा टू क्लीन अप और टू रिड्यूस द कंटेमिनेशन लेवल, ये मेंशन नहीं किया है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए, ढूंढने के लिए कौन किसने पोल्यूशन किया है, ये सब के लिए टाइमलाइंस थे, बट रेमिडिएशन के लिए कोई टाइमलाइन नहीं दिया है। सो दैट इज द ड्रॉबैक गिवन इन दिस पर्टिकुलर rules. Is that clear? Now let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है with regard to India ASEAN officials. They begin fresh round of talks to review trade agreements today. Let's understand all about this. Firstly, we'll understand कि ये क्या है India ASEAN trade talks. Okay, India ASEAN talks. So ये कहाँ पे कब होगा? We'll see. That is 11 to 14th होगा. That is in New Delhi. Okay, and यहाँ पे 10 ASEAN countries पार्टिसिपेट करेंगे, एंड ये विल ऑल्सो हैव इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो है मिनिस्टर कौन है अभी? पीयूष गोयल, तो इनके ऑफिशियल्स और सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका मेन मकसद क्या है? द पर्पस ऑफ इट इज टू हैव प्रॉपर ट्रेड डील्स विद द 10 मेंबर आसियान कंट्रीज। ओके, इनफैक्ट ये पहले भी साइन हो चुका है 2009 में, दैट वाज इन आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट। ओके, ये 2009, तो इसको रिव्यू भी करेंगे। इसका मेन एजेंडा है कि कौन से गुड्स आएंगे, कहाँ पे हम इंपोर्ट्स या ड्यूटीज नहीं लगाएंगे, कस्टम चार्जेस नहीं लगाएंगे, ये सब हम रिव्यू करेंगे। Now, अभी करंट सिचुएशन की बात करें, वी हैव अ सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड इम्बैलेंस, मतलब हम गुड्स जो है आसियान कंट्रीज से ज्यादा खरीदते हैं, यानी इंपोर्ट कर रहे हैं, और कम गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। तो ये क्या है? ये डेफिसिट है। सो यही बताया है मैंने यहाँ पे। 2017-18 की बात करें, एक्सपोर्ट केवल $34 बिलियन था, और इंपोर्ट को देखो, इंपोर्ट मतलब कितना हमने खरीदा है उनसे, 47। सो एक 12 बिलियन का यहाँ पे हमारा डेफिसिट है, हम कम कर रहे हैं। और अगर रिसेंट ही बात करें, अगेन 39 बिलियन है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, और कितना हम ले रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं 84 बिलियन, जस्ट क्वाइट अ बिट ऑफ अ डेफिसिट। तो आप देखोगे डेफिसिट 12 था, अभी 45 हो गया है। So that is why it was essential that we review the ties. Now, ASEAN ने एक फॉर्म किया था एक पार्टनरशिप called as RCEP. What's the full form of RCEP? Regional Comprehensive Economic Partnership. I'll write the full form here. Regional Comprehensive Economic Partnership. Okay, partnership. So here you see that RCEP launch हुआ था firstly 2012 में, but force में आया था 2022 में. Now which are the countries that are part of it? 10 ASEAN की member countries हैं,
प्लस 5 नेशंस हैं। 5 नेशंस कौन से हैं ये? चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ओके, ये कंट्रीज और आसियान के 10, सो टोटल 15 कंट्रीज इसका पार्ट है, राइट। एंड यहाँ पे वी सी दैट इंडिया ने बोला कि नहीं, हमको ज्वाइन नहीं करना, बिकॉज इससे क्या होगा, उनको लगता है कि जैसे चाइना अपने चीप गुड्स डालती है इन कंट्रीज में, और वही गुड्स को जब इंडिया आएगा उन चाइनीज प्रोडक्ट्स में इंडिया टैक्सेस नहीं लगा पाएगी। So that was the reason why India said no, we are not joining from this. Okay, now let's understand what exactly is the ASEAN doing now. तो आसियान क्या है इसके बारे में थोड़ा जल्दी से इंफॉर्मेशन देते हैं। आसियान के 10 मेंबर कंट्रीज हैं, दैट इज ब्रूने, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तिमोर लेस्ट भी हुआ था कि ओके वी आर जॉइनिंग, बट वो अभी एक ऑब्जर्वर है, इट्स नॉट अ फुल मेंबर कंट्री। तो अभी तक कितने मेंबर्स हैं? till now there are only 10 members. Okay, now who or when did it found? It was founded on 8th August, okay, in the year 1967, और by the signing of the ASEAN Declaration, इसको Bangkok Declaration भी कहते हैं। In fact, Bangkok Declaration is also known for the signing of another organization. Can you tell me the name of कौन से ऑर्गेनाइजेशन में हम बैंकॉक डिक्लेरेशन भी देखते हैं? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। कमिंग टू अंडरस्टैंड, पहले के मेंबर कंट्रीज कौन से थे जिन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया था? दैट इज IMPST, जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। ये 5 कंट्रीज एक्चुअली स्टार्टेड एंड लेटर ऑन द कंट्रीज जॉइंड इन। पर्पस क्या है इनका? पर्पस है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना, सोशल प्रोग्रेस होना, कल्चरल डेवलपमेंट होना, peace and stability hona. Okay, so all of that is the purpose of this particular project. Further, secretariat या इसका headquarters कहाँ पे है? It is located in Jakarta, Indonesia. Is that clear? And इस बार so जो presidency होती है, it rotates annually. तो हर country को represent होता है presidency. इस बार president कौन है in 2025? We have the Malaysia as a president, और मलेशिया के PM कौन है? अनवर इब्राहिम। So he is a current chair of, यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं उनका। ओके, सो ये जब मीटिंग हुआ है, दैट्स मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, जो सेक्रेटरी जनरल जो है यहाँ पे, दैट यू कैन सी इज काओ किम हॉन। ओके, तो यहाँ पे आसियान के सेक्रेटरी जनरल है काओ किम हॉन, और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम, जहाँ पे मीटिंग हो रही है। ओके, सो इट इज सेड दैट प्रोबेबली हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस मीटिंग का पार्ट लेंगे इन द कमिंग टाइम 2025 में जब ये मीटिंग होगा। सो दीज आर द मेंबर कंट्रीज दैट आर हाईलाइटेड। तो आप देखते हो ये साउथ ईस्ट एशिया, जैसे यहाँ पे इंडिया है, ओके, दिस पार्ट इज इंडिया, इंडिया के यहाँ पे ये पूरे कंट्रीज आसियान का पार्ट है, इसीलिए इसको कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया, बिकॉज ये साउथ ईस्ट में है, इंडिया साउथ में आता है, राइट। सो यू शुड रिमेंबर, ऐसे भी आप याद रखोगे, लेकिन आपको नेम ऑफ द कंट्रीज बाय हार्ट होना चाहिए कि विच आर द कंट्रीज दैट फॉल अंडर साउथ ईस्ट एशिया। Proceeding to the next article, and this is with regard to IMEC, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, और इंडियाज कनेक्टिविटी प्लान टॉक्ड अबाउट दैट। सो लेट्स सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट वी नीड टू नो अबाउट द IMEC। ये आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्यों डिस्कस कर रहे हैं अभी ये भी देखते हैं। नाउ, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IMEC। ओके, ये लॉन्च किया था ड्यूरिंग द G20 समिट, ओके, और G20 समिट 2023 में इंडिया ने होस्ट किया था। ओके, सो इट हैपेंड इन न्यू दिल्ली, तभी हमने ये प्रपोज किया था कि लॉन्च किया था, दैट इज द IMEC। पर्पस क्या है IMEC का? ताकि हम कनेक्टिविटी इंक्रीज करें, ताकि हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करें अमंग एशिया, that's the Arabian Gulf and the European countries। तो ये पूरा रीजन हम कनेक्ट करें, इसका ये मकसद था। So which are the parts of the signatories of this? We have US, UAE, Saudi Arabia, France, Italy, Germany, Israel, Jordan and EU।
ये मेंबर कंट्रीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द आईमेक, दो स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम ईस्टर्न लेग और वेस्टर्न लेग कहते हैं। ओके, सो ईस्टर्न लेग एंड वेस्टर्न लेग। सो ईस्टर्न लेग जो है वो इंडिया गल्फ, और जो वेस्टर्न लेग है इट्स कॉल्ड एज गल्फ टू यूरोप। Okay, so it's also called as northern corridor and eastern corridor and northern corridor, इसको ये भी कहते हैं, that's also fine, but they are usually called as eastern and western just to keep it easy. Eastern leg में क्या क्या होता है? इंडिया के जो western ports हैं, you'll find Mumbai port, okay, तो ये port will be connecting to UAE, okay, United Arab Emirates and Saudi Arabia as well, and ये connect करेगा रेलवे के थ्रू towards Saudi Arabia and Jordan, and finally ये connect करेगा to the port of Haifa जो है इजराइल में, ठीक है। तो ये लेग समझा। अगर मैं आपको इमेज में दिखा दूं, यहाँ पे आप देख लीजिए। So this is connecting, here you can see Mumbai, ये connect किया पानी से through UAE, फिर you had the rail network that we saw to Saudi Arabia and then we seeing to Jordan all the way to Haifa, ठीक है। तो हाइफा के बाद दैट्स द पोर्ट ऑफ इजराइल, वी आर गोइंग टू बी कनेक्टिंग इट टू द यूरोपियन कंट्रीज ऑफ इटली, जर्मनी एंड सो ऑन, ओके, तो ईयू के कंट्रीज। तो वेस्टर्न लेग की बात करें, यहाँ पे हाइफा से हम कनेक्ट करने वाले हैं टू ग्रीस एंड इटली, द पोर्ट्स देयर, एंड यूरोप्स ट्रेन नेटवर्क। सो इट्स अ रेल रोड शिप मल्टी मॉडल है ये, ठीक है। एंड इससे बेनिफिट क्या होगा इंडिया को? इंडिया यूरोप का जो शिपिंग टाइम है ये 40% कम होगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल रूट दैट इज वाया द रेड सी। ओके, तो नॉर्मल रूट की अगर हम ऐसे बात करें, इससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, दैट इज गोइंग टू टेक मोर टाइम, 40% ज्यादा एज कंपेयर टू दिस रूट दैट वी सी। Now the problems that we see under this, let us quickly understand. Firstly हम देखते हैं कि क्यों यहाँ पे इतना progress नहीं हो पाया even though 2 साल पूरे हुए हैं। The reason is because of the Gaza war, right? Though Israel जो है यहाँ पे constantly यहाँ पे focus कर रहा है to 60,000 यहाँ पे deaths हुए हैं in Gaza. So you see even the relations that they had with Saudi Arabia or the relations that they had with Jordan, है ना, Israel के relations इन कंट्रीज के साथ ठीक नहीं हुए हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो वेस्टर्न जो ईस्टर्न लेग है दैट हैज बीन अफेक्टेड। ओके, फर्दर हम देखते हैं बिकॉज ऑफ मेन रीजन अगर हम कहें, इट इज बिकॉज ऑफ दीज टेंशंस एज वेल। बाकी तो ये भी है, यस, बिकॉज यू नो यूएस का जो टैरिफ वॉर्स था, सो ऑल ऑफ दैट, यस, इट डिड एड ऑन टू इट, बट जो मेजर कंसर्न हम क्यों नहीं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर पाए, बिल्ड क्यों नहीं कर पाए, इट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। ओके, सेकेंडली हम चाहते हैं ये बिल्ड हो बिकॉज द सेकेंड प्रॉब्लम दैट वी सॉ वाज रेड सी में एक तो शिपिंग टाइम ज्यादा है, दूसरा है अटैक्स। किसके अटैक्स रेड सी पे ज्यादा होते हैं? कौन से मिलिटेंट ग्रुप का? द नेम इज हुतीज। ओके, और ये जो हुतीज है ये कहाँ पे है? ये येमेन में लोकेटेड है, ठीक है। सो दैट वाज अनदर प्रॉब्लम दैट वी सॉ, दैट वी डिड नॉट वांट टू navigate via the Red Sea, but now we see that because of the instability of the Middle East region, यहाँ पे there have been certain problems and we are yet to find a solution or resolution for the same. तो ये था IMEC के बारे में और इसके important aspects. Proceeding to the next article. अगला आर्टिकल है प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स के बारे में। ओके, तो ये टॉक्स कहाँ पे हो रहे हैं? ये टॉक्स हो रहे हैं जिनेवा में। आई हैड रिसेंटली डिस्कस्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू कि प्लास्टिक ट्रीटी, नाउ इफ एट ऑल दिस ट्रीटी गेट्स फाइनलाइज्ड, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी after the Paris Agreement. So Paris Agreement climate change related agreement है, whereas ये जो Paris Treaty है या ये जो treaty है with regard to plastic treaty, this is to stop the production of plastics, to reduce the ill effects of plastics both in the environment and to human health. तो ये है इसका major रीजन। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इस बार टॉक्स हो रहे, दिस इज द 5th राउंड ऑफ टॉक्स। पहले जो राउंड थे वो कहाँ पे था? वो बुसान में था। एंड वेयर इज बुसान? ओके, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ट्रेन टू बुसान। बुसान कहाँ पे है? बुसान इज इन साउथ कोरिया, बट इट
did not materialize, ये फेल हो गया था। तो अभी ये जिनेवा में हो रहा है, there's a final this, and इंडिया का क्या पोजीशन है ये मैं आज फोकस करूंगी। सो वी ऑलरेडी सीन कि टॉप प्रोड्यूसर्स कौन है, ये सब हमने किया है लास्ट वीक ऑलरेडी। इफ यू हैवंट वॉच्ड इट प्लीज वॉच आवर प्रीवियस वीडियोस, ओके। वहां पे प्लास्टिक पोल्यूशन और सब के बारे में डिस्कस किया है, कौन से कंपनीज ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूट करते हैं, कौन से कंट्रीज पोल्यूट करते हैं, इंडिया का रैंक क्या है, ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज इंडियाज पोजीशन विद रिगार्ड टू दिस ट्रीटी, दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड नाउ। सो फर्स्टली हमने अलाइन किया है ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन से। ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस नहीं चाहते हैं कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन कम हो। And which are these countries? Oil producing countries like Kuwait, Saudi Arabia, Russia, Iran, ये नहीं चाहती कि प्लास्टिक प्रोडक्शन कम हो। So हमने अपोज किया है to have a separate provision on regulating the supply or production. We don't want the plastic polymers का जो the primary plastic polymers, ये इसका प्रोडक्शन कम हो, okay? Because we believe that हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हम अगर डेवलप करेंगे हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है। सो वी आर लुकिंग एट दैट पर्सपेक्टिव। फर्दर ये इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं कुछ फेज आउट लिस्ट की, कुछ जैसे कि नो देयर इज अ लिस्ट वेयर ये प्लास्टिक्स अलाउड नहीं होंगे, फेज आउट करने हैं, तो ये बोलते हैं नहीं चल जाएगा, सब कुछ अलाउड है, ठीक है। सो दैट इज इंडियाज पोजीशन। सेकंड, हमने स्ट्रेस किया है कि ओनली प्लास्टिक पोल्यूशन पे फोकस करो, डोंट फोकस ऑन और डोंट हैव एनी अदर मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स के साथ या कोई बॉडीज के साथ यहाँ पे तुम ओवरलैप मत करो कि हम ट्रेड नहीं करेंगे या हेल्थ से रिलेटेड जो भी है। यू हैव टू ओनली फोकस ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन, नॉट द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। ये इंडिया का स्टैंड है अलॉन्ग विद दीज ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस। फर्दर हमने बोला है हमारा राइट टू डेवलपमेंट, ओके, ये हमारा राइट टू डेवलपमेंट पे फोर्स मतलब एक बाधा आ जाएगी अगर तुमने प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स पे एक लिमिट लगाया तो, okay, because we want to develop, we want to be a विकसित भारत, we want to be a developed country by 2047। तो अगर तुम यहाँ पे कुछ regulations लगाओगे that may affect our goals। Lastly, टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस की आवश्यकता है स्पेशली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। तो आप जो डेवलप कंट्रीज हैं जो उनको यहाँ पे हमको फंड्स देना चाहिए, एक मल्टीलैटरल फंड बनाओ ताकि ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिसने एक्चुअल में प्लास्टिक पोल्यूशन किया नहीं है ज्यादा, ठीक है, या अभी भी उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उनको यहाँ पे सहायता करो, उनको असिस्ट करो। ये इंडिया का स्टैंड है। Okay, so if you see, India has worked on two different aspects. India एक जगह पे बैन कर रहे हैं, okay, सिंगल यूज प्लास्टिक्स। 2022 में हमने बैन किया था सिंगल यूज प्लास्टिक्स। एट द सेम टाइम हम बोल रहे हैं कि ग्लोबल बैन लिस्ट नहीं होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? इंडिया खुद यहाँ पे बैन करती है बट ग्लोबल लेवल पे हम नहीं चाहते कि ऐसा एक ग्लोबल बैन हो, okay? So that is the aspect that we see। तो यहाँ पे दो जो ट्रीटी है ये दो ग्रुप्स में डिवाइड हुई है। एक ग्रुप्स which are the like minded groups like India and the Arab countries, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हम कह सकते हैं, जो बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स को कट नहीं होना चाहिए और certain chemical bans जो है। Whereas high ambition countries जो है like the EU, the Mexico, Australia, African countries, तो अगर आप देखो वेस्टर्न अफ्रीका ये कंट्रीज चाहते हैं कि प्रोडक्शन में कट्स हो और पोल्यूशन या प्लास्टिक कंट्रोल्स वो भी स्ट्रिक्ट हो। दैट इज दिस कंट्री is so India is siding with the oil producing Arab countries, ठीक है। So current draft की बात करें, just a little data, 35 pages हुए हैं, 1500 brackets, okay, so ये disagreements और सब भी बताए हैं। So this was all about the plastic treaty talks that are currently in the final week in Geneva, Switzerland। Proceeding to the last article of the day, ये है इसरो के बारे में। तो क्या हुआ है रिसेंटली, हमारे जो इसरो के चेयरमैन कौन है वो है वी नारायण जी। तो वी नारायण ने यहाँ पे एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी अटेंड की थी SRM साइंस एंड टेक्नोलॉजी या स्पेस रिलेटेड सेक्टर्स में। ये participated in that, right? So chief guest में you tell a lot about about the space development and everything। तो उनके स्पीच में कुछ जो important points हैं जहाँ पे questions बन सकते हैं
वो मैंने अभी कंसोलिडेट किया दोनों, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से। सो फर्स्टली हमारा स्पेस प्रोग्राम कैसे बना था, तो उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड की बात करें। देन 1963 में हम देखते हैं कि हमारा स्पेस प्रोग्राम बना था, वेयर हमने लिया था एक सैटेलाइट, एक रॉकेट। किससे बना दिया था हमने? यूएसए से। और आई डोंट नो इफ यू हैव नोन ऑफ दिस, इट्स कॉल्ड एज निक अपाचे। ओके, निक अपाचे। तो हमने बस ले लिया था उनसे रॉकेट, बट उड़ाया तो इंडिया ने ही। ओके, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अ साइट कॉल्ड एज टर्ल्स, जो है तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। कहाँ पे है टर्ल्स? ये तिरुवनंतपुरम, केरला में। So this was our first launching pad, launching station, and जो हम सैटेलाइट भी जो हमने लिया था, we used to take it in a cycle. Okay, इतना हमने we had a very humble beginnings if you'd say. So ये अगर हम देखें, यूनाइटेड स्टेट्स से हमने ये रॉकेट लिया था कॉल्ड एज निक अपाचे, लेकिन इंडिया ने सक्सेसफुली इसको लॉन्च कर पाए थे हम। उसके बाद we started making our own indigenous satellite, and if you heard of that, RH-75 रोहिणी सीरीज कहते हैं इसको। तो कुछ साल बाद खुद से भी हमने ऐसे ही बनाया और हम सक्सेसफुली इसको भी हमने उड़ा दिया। ठीक है, उड़ा दिया मतलब अच्छे से हमने लॉन्च कर दिया। नेक्स्ट एस्पेक्ट हम देखते हैं, ऐसे ऐसे करके वी सॉ दैट वी आर डूइंग वेरी वेल। तो तभी इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, एंड 15 अगस्त 1969 में she said, okay, let's make an organization now, let's create an organization specifically for space, because हम देखते हैं कि ये जो हम स्पेस प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था, it was just a committee जिसको हम बोलते हैं इनकोस्पार। ओके, एक कमिटी जो 1962 में बनी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये कमिटी ने सेंड किया था। सो इट वाज जस्ट अ कमिटी, एंड 69 में जो ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको हम इसरो कहते हैं, राइट। सो इसरो का जो हेडक्वार्टर्स है नाउ इट इज इन बेंगलुरु, बट दिस इज हाउ द ओरिजिन हैपेंड। सो इवन इफ यू सी द लॉन्चिंग स्टेशन पहले था टर्ल्स, बट लॉन्चिंग स्टेशन चेंज किया था, अभी ये आंध्र प्रदेश में है इन अ प्लेस कॉल्ड एज श्रीहरिकोटा, राइट। सो ये हम चेंज देखते हैं। फिर 1975 में ओके वी सी दैट हमने सैटेलाइट, यूएस के सैटेलाइट डेटा के मदद से वी वर एबल टू इंस्टॉल टीवी सेट्स, ओके 2400 टीवी सेट्स 2400 विलेजेस में। सो दैट अगेन वाज अ प्रोग्रेस दैट वी डिड विद द हेल्प ऑफ यूएस। ओके, नाउ ये आर्टिकल जो है इट्स टॉकिंग अबाउट इंडिया यूएस, कैसे स्पेस रिलेटेड अरेना एस्पेक्ट्स में कैसे हम कोलैबोरेट किया है ये बताया है इस आर्टिकल में, बट आई एम आल्सो एडिंग सम फैक्ट्स दैट आर नॉट मेंशन्ड हियर। सो 1975 में इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस इन अनदर वे कि हमने अपना फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था। ओके, और इस फर्स्ट सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्ट, एंड हम देखते हैं कि इसके 50 इयर्स पूरे हुए हैं, 1975 to 2025, 50 इयर्स, राइट। तो इसीलिए हम देखते हैं कि दैट इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। नाउ जुलाई 30 हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, दोनों नासा और इसरो साथ में। द नेम ऑफ द सैटेलाइट इज कॉल्ड एज अ मिशन इज कॉल्ड एज निसार। निसार का फुल फॉर्म नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ओके, ये GSLV F-14 रॉकेट से ये ऊपर गया था, एंड हम देखते हैं कि इसके अलग अलग कंपोनेंट्स या पेलोड्स की बात करें तो कुछ यूएसए से बने, कुछ इंडिया से बने। तो L बैंड जो है which was from NASA, S band was there from ISRO, and it is said this is one of the costliest satellite ever built in the world. So they can ask you this as a fact as well. Further, precision launch किया because it was GSLV and which is also called as Fat Boy and it's also called as Bahubali, है ना। तो ये बहुत अच्छे से precise launch किया है, इसीलिए नासा ने इनको praise भी किया है। तो ये था अभी तक। निसार तो हमने ऑलरेडी देखा है, बट आगे क्या प्लान क्या है। नाउ दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स टेलिंग यू कि एक 6500 kg का यूएस बिल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगी इंडिया। ओके, सो इन अ कपल ऑफ मंथ्स 6500 kg का इतना बड़ा सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड बाय इंडिया। सो वी हैव येट टू सी व्हाट इज दिस सैटेलाइट, इंफॉर्मेशन आना बाकी है, बट ही हैज स्पिल्ड सम टी। फर्दर वी सी दैट पहले हम देखते हैं कि
50 years पहले we never had a single satellite. 1975 में हमने पहला सैटेलाइट दिया. So अभी कितने सैटेलाइट्स हैं इंडिया में? इंडिया हैज करंटली ऑर्बिट कर रहे हैं 56 सैटेलाइट्स, बट अगर हम देखें अभी तक 433 सैटेलाइट्स ओके फॉर 34 कंट्रीज विद इट्स ओन लॉन्च व्हीकल हमने किया है. ओके 433 सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किया है, दूसरे कंट्रीज के लिए भी हमने लॉन्च किया है हमारे खुद के सर्विसेज से. अभी खुद के कितने सैटेलाइट्स अगर पूछेंगे याद रखना, देयर आर ओनली 56 सैटेलाइट्स दैट आर करंटली इन यूज इन द स्पेस ऑफ इंडिया. Okay, तो ये पूरा आर्टिकल था with regard to India and the space mission, and that is all with today's discussion. I hope you have had a wonderful discussion just like I did. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.